हाय, आई एम दीक्षा तिवारी एंड दिस इज पैसिफिक लर्निंग। आज के सेशन में हम लोग सीटेट 2021 के लिए साइंस पेपर 2 में फाइबर चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि आपका मटेरियल ऑफ डेली यूज में आता है। मटेरियल ऑफ डेली यूज में आपके और भी टॉपिक्स हैं, जैसे सोप एंड डिटर्जेंट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, फाइबर टू फैब्रिक, और इसके अलावा काफी चैप्टर्स हैं। तो बारी बारी हम इसे जल्दी से कवर करेंगे ताकि आपका सीटेट के लिए ये टॉपिक्स तैयार हो जाए। इसके पहले के सेशंस में हम लोग ऑलरेडी फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो जरूर विजिट कीजिए। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नेचुरल फाइबर की। इसके आगे के सेशन में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानेंगे। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जैसा जो हमें प्लांट या फिर एनिमल से मिलते हैं। बाकी सिंथेटिक फाइबर में एक्चुअली में मैन का इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, मैन उसे बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग नेचुरल फाइबर की बात करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फाइबर्स आप लोग जानते होंगे। तो इसे बस जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपका सीटेट पेपर 2 के लिए ये टॉपिक्स आराम से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमारा कॉटन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है, सबको पता है इसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जूट के बारे में। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वुल के बारे में। तो ये 4 तरीके के नेचुरल फाइबर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में, इनकी प्रोसेसिंग के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कॉटन को अगर लें, तो कॉटन का जो बेसिक, अगर हम इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, तो ये है हमारा ब्लैक सॉइल। इसकी ग्रोथ जो होती है वो ब्लैक सॉइल में होती है, और ये ब्लैक सॉइल इंडिया में गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉटन के लिए जो सुटेबल सॉइल है वो कौन सा होता है। ओके, और जो क्लाइमेट होता है वो आपका वार्म क्लाइमेट होता है। तो यहाँ पे दो चीजें आपने कॉन्सेप्ट के रूप में याद किया, एक ब्लैक सॉइल और एक वार्म क्लाइमेट। नेक्स्ट थिंग है कहाँ पाया जाता है, तो एक हो गया गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में। नेक्स्ट थिंग है जो हम कॉटन हमें मिलता है फाइबर बनाने के लिए, वो कॉटन एक्चुअली में हमें कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हमें ये चीज कौन सा पार्ट हम इसका, जैसे हमने पढ़ा था विटामिन वाले चैप्टर में और कंपोनेंट वाले चैप्टर में, कि हम कौन से पार्ट खाते हैं, कौन सा पार्ट एडिबल होता है वेजिटेबल का या फिर जो भी हम फ्रूट्स खाते हैं। तो यहाँ पे भी जो कॉटन होते हैं वो फ्रूट पार्ट होते हैं प्लांट के, जिन्हें हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। ओके, now next thing is cotton is hand picked and separated from seeds by combing। इसको साफ किया जाता है जब हम इसके फ्रूट को निकाल लेते हैं, फिर इसमें से सीड को अलग किया जाता है ताकि हम आराम से इसको यार्न में कन्वर्ट कर सकें, धागे में कन्वर्ट कर सकें। इस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। ओके, तो प्रोसेस का नाम याद रखिएगा, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है आपका, ये जो कॉटन है एक्चुअल में ये एक पॉलीमर है। पॉलीमर आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि पॉलीमर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पॉलीमर एक्चुअली में क्या होता है, मर मतलब होता है यूनिट और पॉली मतलब होता है बहुत सारे। तो कई सारी यूनिट्स जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, तो ग्लूकोज हमारा एक यूनिट है, कई सारे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में मिल गए तो वो हमारा पॉलीमर हो जाता है। ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, जिसका नाम है सेलुलोज। तो कॉटन कुछ नहीं है, कॉटन एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है। ओके, यानी कि इसका मोनोमर ग्लूकोज है और इस पॉलीमर का नाम है सेल्यूलोज। ठीक है ना, ये हो गया कॉटन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज। इससे ज्यादा आपको कॉटन से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग है जूट। जूट में अगर हम आए तो सबसे पहले ये रेनी सीजन में कल्टीवेट होता है, और एक और बहुत अच्छी बात है जो याद करने वाली बात है, इसके स्टेट्स आप जरूर याद कीजिए कि जूट हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कहाँ कल्टीवेट किया जाता है। तो वो एरियाज हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल याद रखिएगा, और असम का रीजन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे जो फैक्ट हैं वो मैंने एनसीईआरटी को बेस बना करके स्लाइड्स बनाया है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग है जो इसका पार्ट है, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। कॉटन में कॉटन फ्रूट था, यहाँ पे हम स्टेम की बात कर रहे हैं। जब हमें इसके फाइबर की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि एक्चुअली इसके फ्लावरिंग स्टेज का वेट करते हैं, जब इसमें फ्लावर आने लगे तब हम इसके हार्वेस्ट करते हैं इसको। ठीक है, और स्टेम को पानी में डुबो करके रख दिया जाता है ताकि उससे फाइबर आराम से अलग हो सके। तो ये इसका प्रोसीजर था जूट का। तो इसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी।
नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइबर टू यार्न्स। अभी तक हमने देखा कि कैसे हम फाइबर निकाल रहे थे। ये जो भी हम कॉटन निकाले, जो भी हम जूट निकाले प्लांट से, इसको हम फाइबर कहते हैं। नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फाइबर हो गया ये फाइबर डायरेक्टली हमारे किसी काम का नहीं है। इस फाइबर को हमें धागे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, यार्न्स बनाने होंगे इसके, तभी तो कपड़े बनेंगे। तो पहले इसको यार्न्स में बनाने की प्रोसीजर होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे स्पिनिंग, ये वर्ड याद रखिएगा। इससे पहले आपने गिनिंग पढ़ा था। गिनिंग का मतलब होता है जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उसमें जब हम उसके फाइबर को अलग करते हैं तो उसमें जो सीड्स वगैरह होते हैं उसको कॉम्ब करके हम सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है। यहाँ पे हम स्पिनिंग की बात कर रहे हैं। स्पिनिंग की मैं अगर बात करूं तो ये होता है आपका कन्वर्जन ऑफ फाइबर टू यार्न। मतलब जो हमने फाइबर कॉटन का साफ करके अपने पास रख लिया है, अब उससे हमें धागा बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग। अब ये कैसे किया जाता है? ये सिंपल हाथों से भी किया जा सकता है या सिंपल सिंपल कई सारी मशीनें हैं, ठीक है। तो हाथों से करने का क्या तरीका है कि इसमें से हम फाइबर धीरे धीरे निकालते हैं, सेपरेट करते हैं और उसको ट्विस्ट करते जाते हैं। थोड़ा सा बहुत ही डेलिकेट प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे अलग अलग मशीन है, बहुत सिंपल सिंपल मशीन है। और एक मशीन तो बहुत ही फेमस मशीन है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है, चरखा। एक और मशीन है हैंड स्पिंडल, जिसको कहते हैं तकली, ठीक है। इसके अलावा चरखा, चरखा के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। और जब गांधी जी ऐसे बॉयकॉट मूवमेंट वाला जो होता था, स्वदेशी आंदोलन जब हम करते थे, तो खादी का जो यान बनता था वो यही चरखा का इस्तेमाल करके हम लोग बनाते थे। उस टाइम हम लोग नहीं, गांधी जी एंड उनके जो भी अनुयायी थे वो इसका काफी जोरों शोरों से दिखाया जाता था कि ये हमारा राष्ट्र प्रतीक जैसा है, ठीक है। तो ये चरखा भी हमारा जो होता है हैंड स्पिंडल की तरह काम करता है, जो कि कॉटन के फाइबर को कन्वर्ट करता है यार्न्स में या फिर धागे में, ठीक। फॉर लार्ज स्केल ऐसे कई सारे पावर मशीन्स भी हैं जिससे धागे बनाए जाते हैं। तो ये हो गया फाइबर से यार्न कैसे बनता है, ठीक, स्पिनिंग प्रोसेस से बनता है। आफ्टर दैट, अब यार्न तो बन गया, यार्न से हमें कपड़े भी बनाने हैं, फैब्रिक्स मतलब जो भी हम कपड़े का टुकड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, उसको कैसे बनाया जाए? तो उसमें दो प्रोसेस है। एक है आपका वीविंग, एक वीविंग प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं कि दो अलग अलग टाइप के यार्न्स लेकर के आते हैं और उनको परपेंडिकुलरली अरेंज कराया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे दो अलग अलग तरीके के यार्न्स हैं और उनको क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है आपस में परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो वीविंग इज डन ऑन लूम्स, हैंड ऑपरेटेड, पावर ऑपरेटेड, ठीक है। तो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकता है और वो पावर ऑपरेटेड भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रोसीजर है आपका निटिंग। निटिंग जैसे आपने स्वेटर बुनना, है ना, स्वेटर बुनने वाली चीज देखी होगी, उसमें एक ही तरीके का ऊन होता है और उसको स्वेटर बनाया जाता है। अब वो डिजाइन वगैरह बनाने के लिए हम अलग ऊन उसमें यूज कर सकते हैं, बट निटिंग एक सिंपल प्रोसीजर अगर मैं बोलूं तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल यार्न से हम एक पीस ऑफ फैब्रिक बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं या कोई भी क्लोथ बनाते हैं। सॉक्स एंड मैनी क्लोथिंग आइटम्स लाइक स्वेटर मेड अप ऑफ नेटेड फैब्रिक्स। तो ये हो गया आपका यान से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है इसके बारे में, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो पढ़ते हैं वो नेचुरल फाइबर है हमारा वुल। वुल की बात करें तो सबसे पहले वुल हमें मालूम है कि ये हमें हेयर से मिलता है, ठीक है। अभी तक जो हम पढ़े थे कॉटन एंड जूट, ये हमें प्लांट से मिल रहा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो हमें मिल रहा है एनिमल से। तो एनिमल के जो हेयर होते हैं, वो भी सारे एनिमल के हेयर नहीं, कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल शीप, गोट, याक, ठीक है। इसके अलावा लामा, एल्पका जो साउथ अमेरिका में मिलता है। ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं और ये हेयर्स, फर कह लो, ये हेयर्स जो होते हैं वो एक्चुअल में फाइबर का काम करते हैं, वुल के फाइबर का काम करते हैं। इससे वुल बनाया जाता है और वुल से यान बनाया जाता है और फिर जो हम लोग स्वेटर्स पहनते हैं वो इन्हीं वुल के फैब्रिक्स होते हैं, ओके। तो बारी बारी से देख लेते हैं इसमें क्या फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहले वुल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एक्सेट्रा। याक जो होता है आपका वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कॉमन है लद्दाख में, तिब्बत में, ठीक है। मोहैर ये एक फैब्रिक ही है, इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स। ये गोट का टाइप है, गोट के हेयर से हमें मिलता है ये मोहैर फैब्रिक, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलती है? जम्मू कश्मीर में, ओके। नाउ जो
एक्चुअल में कई सारे ऐसे गोट्स होते हैं, याक होते हैं, तो सारे गोट और याक को हम नहीं रख सकते वुल बनाने के लिए। हम बहुत ही सेलेक्टिव एनिमल्स को रखते हैं, ठीक है। शेफर्ड वगैरह जो पालते हैं, रियरिंग की जाती है। रियरिंग मतलब ऐसे पालना, ताकि उनके वुल को फिर बेचा जा सके, ठीक है, उनके हेयर को कट करके। तो शीप गोट वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी, जिनका टेक्सचर अच्छा हो, क्वालिटी अच्छे वुल देता हो, वैसे ही गोट या फिर याक को वो पालते हैं, ताकि उनको उसका कॉमर्शियली फायदा मिले, ठीक है। तो अच्छे हेयर कैसे होंगे, वही उसी से पता चल जाता है कि एक बार प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। तो जो हेयर होते हैं वो फाइन हेयर होने चाहिए, ठीक है। मोटे हेयर नहीं, ज्यादा हार्ड हेयर नहीं होने चाहिए, बहुत ही फाइन सॉफ्ट हेयर होते हैं, तो वो अच्छे ब्रीड का कहलाता है, अच्छे टेक्सचर का कहलाता है। इसीलिए इस ब्रीडिंग को, जो कि सेलेक्टिव है, इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। यानी हर तरीके के गोट और याक को रियर नहीं किया जाता है वुल ऑब्टेन करने के लिए, केवल उन्हीं को पाला जाता है जो सेलेक्टिव हो, जो अच्छे टेक्सचर के, जो अच्छे क्वालिटी के वुल प्रोवाइड करें, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट है आपका पाशमीना शॉल शॉल, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये फर ऑफ कश्मीरी गोट्स होती हैं, उनके फर से हम पाशमीना शॉल बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ बेसिक सी चीजें वुल के बारे में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, हम पढ़ लें कि अभी जैसे लाइन से यही प्रोसेस होता है, पहले आप फाइबर निकालो किसी चीज से, या तो एनिमल से या तो प्लांट से, फिर फाइबर को यान में कन्वर्ट करो और यान को कन्वर्ट करो फैब्रिक में। तो अब हम फाइबर से वो ऊन बनाने जा रहे हैं, यानी कि वही यान, धागे जैसा जो ऊन होता है वो बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शीप को क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है। अच्छे ब्रीड के शीप को या फिर जिसको भी, याक को, गोट को, उसको पाला जाता है, ठीक है। शेपर्ड्स उसको पालते हैं, ग्रेजिंग कराते हैं, अच्छे से फीड करते हैं ताकि वो हेल्दी हो, ठीक है। उनके हेयर्स वगैरह का भी ध्यान रखते हैं, तो वो रियरिंग प्रोसेस में आ जाता है। जो फर्स्ट प्रोसेस है ऑब्टेन करने का फाइबर से वुल को, वो होता है शेयरिंग प्रोसेस, ठीक है। शेयरिंग प्रोसेस में क्या करता है कि जो भी उसको पाल रखा है, वो पर्टिकुलर आप ये फिगर में देख सकते हो, हेयर को रिमूव करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हेयर को रिमूव करते हैं, शीप के या याक के, जिनके भी फर हैं, उन हेयर को रिमूव करते हैं अलोंग विद, मतलब पतला लेयर स्किन का भी होता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। हेयर तो रिमूव किया ही जाता है, बट पतला पतला सा लेयर स्किन का भी रिमूव किया जाता है। इससे शीप को या याक को कोई दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ स्किन होती है वो डेड सेल होती है, तो उससे कोई दर्द नहीं होता। जैसे हमारे हेयर जब काटे जाते हैं तो हमें कोई दर्द नहीं होता, तो वैसे ही उन्हें भी कोई दर्द नहीं होता। अब ये कह सकते हैं कि अगर उनके फर निकल जाएंगे तो वो इतने ठंडे माहौल में कैसे रह पाएंगे, ठीक है। तो ये अक्सर प्रोसेस गर्मियों के मौसम में किया जाता है, या जब भी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो तब ये प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो रह पाए उस मौसम में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है आपका स्काउरिंग, ठीक है। स्काउरिंग की बात करें, स्काउरिंग प्रोसेस में क्लीनिंग की जाती है। अब फर तो निकाल लिया, हेयर निकाल लिया, अब उसमें कई सारे डस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस डस्ट को रिमूव करने के लिए, ग्रीस को रिमूव करने के लिए स्काउरिंग प्रोसेस होता है। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं, दो तरीके से किया जा सकता है, या तो इसे टैंक में भी किया जा सकता है या मशीन पे भी किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग। अब ये जो आपका स्काउर्ड आपका फाइबर है, आपने जो निकाल रखा है उसको साफ भी कर दिया, उसको भेज दिया जाता है इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके के जो आपको वुल फाइबर मिला हुआ है, उसको टेक्सचर के हिसाब से सेपरेट कर देते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा क्वालिटी है, कौन सा उससे कम क्वालिटी है, तो उसकी ग्रेडिंग कर दी जाती है कि अच्छी क्वालिटी अलग रखेंगे तो उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग भी टैग तय करते होंगे, ठीक है। तो बस सेपरेशन करने का काम सॉर्टिंग होता है, तो टेक्सचर के आधार पर उसको सॉर्ट कर दिया जाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट थिंग इज क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब ये बर्स क्या होते हैं, कई प्लफी फाइबर्स होते हैं जो बीच बीच में गट्ठेदार की तरह इकट्ठा हो जाते हैं आपके फर में, ठीक है। तो वो आपके क्वालिटी को डिग्रेड करते हैं, तो इन्हीं बर्ड्स को हटाने के प्रोसेस को क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स कह रहे हैं यहाँ पे, उसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, ताकि बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा वुल का क्वालिटी बने। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डाइंग। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कलरिंग दी जाती है, कलर के हिसाब से उसको कलर डाला जाता है, और उसको डाइंग प्रोसेस से अलग अलग कलर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रोलिंग। जो भी आपका वुल है अब बन के तैयार हो जाता है, उसको रोल करते हैं, यानी कि देखा है ना वो ऊन के जो गोले होते हैं, ठीक है, उसको रोलिंग कर दी जाती है। इसी प्रोसेस को रोलिंग कहा जाता है, कुछ खास इसमें फैक्ट नहीं है, बस आपको ये टर्म्स याद रखने हैं पर्टिकुलरली, ठीक है। आफ्टर रोलिंग
हम लोग इसके बाद सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। तो सिल्क का बहुत बेसिक सा प्रोसेस है और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। सबसे पहले सिल्क कई तरीके के कई टेक्सचर के मिलते हैं, ठीक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट जो है, बहुत कॉमन है, वो सिल्क जो हम मलबेरी ट्री सिल्क मोथ से ऑब्टेन करते हैं वो होता है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म में जो एक्चुअली प्रोसेसिंग है सिल्क वॉर्म को पालने की और उससे सिल्क ऑब्टेन करने की, यानी कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिए कि व्हाट इज सेरीकल्चर, ठीक है। अलग अलग तरीके के सेरीकल्चर है, जैसे विटिकल्चर होता था, सिल्वी कल्चर होता था, वैसे ही एक कल्चर है सेरीकल्चर, जिसका मतलब है कि सिल्क वॉर्म को रियर करना टू ऑब्टेन सिल्क, ओके। तो इसके अलग अलग आपके स्टेजेस हैं, तो उस स्टेजेस को बारी बारी से देखते हैं। ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, बहुत आराम से हम एक एक स्टेज को समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें जो आपकी फीमेल एडल्ट सिल्क मोथ होती है वो एग देगी, कॉमन सी बात है, ठीक है। यहाँ पे ये एग आपको दिख रहा है। ट्री कौन सा होता है, मलबेरी ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो फेवरेबल कंडीशन होती है उसके लिए। तो एग्स देती है, ले करती है। अब इस एग में से आपको ये छोटा सा लार्वा निकला हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो जिसे हम कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं। इस एग से कैटरपिलर निकलता है, ठीक है, लार्वा भी बोल सकते हैं, उसी को कैटरपिलर बोला जाता है या सिल्क वॉर्म बोला जाता है, ठीक है। यही सिल्क वॉर्म जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो इसे हम अगले स्टेज को प्यूपा कहते हैं, ठीक है। ये प्यूपा जो होता है वो आपका ग्रोन अप कैटरपिलर ही कहलाता है। आफ्टर दैट ये प्यूपा क्या करता है कि अपने इसके अंदर से एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सीक्रेट होता है, ठीक है, जो कि प्रोटीन का बना होता है, ओके। तो ये कंटिन्यूअसली सीक्रेट करता है ऐसे फाइबर्स को, फाइबर जैसे स्ट्रक्चर को, ठीक। वो जो कवरिंग होती है एक्चुअल में, ये आपको दिख रहा होगा, जो मोथ के ऊपर कवरिंग हो गई, प्यूपा के ऊपर कवरिंग हो गई, इस कवरिंग को हम कहते हैं कोकून, ठीक है। कोकून कोई स्टेज नहीं है एक्चुअली, इसके ऊपर की वो जो थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर बन गया है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, उसको कोकून कहा जाता है। अंदर कोकून के ये जो प्यूपा है वो बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है सिल्क मोथ में, ठीक है। वो एडल्ट सिल्क मोथ धीरे धीरे बन रहा है अपने कंडीशन में। ये एक प्रोटेक्शन लेयर है जो कि उसने सीक्रेट कर रखा है खुद के लिए, ठीक। अब इस प्रोसेस से हमें सिल्क कैसे मिलता है ये हम आगे के स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। कोकून टू सिल्क। सबसे पहले जो एग होते हैं मलबेरी ट्री पे, जो सिल्क मोथ ने, फीमेल सिल्क मोथ ने एग हैच किए रहते हैं, उस एग को स्टोर किया जाता है, ठीक है। जिसने भी वो रेयर कर रखा है, वहां पे कई सारे मलबेरी ट्री लगा रखे हैं और वहां पे पाल रखा है उसे इस पर्पज के लिए, कॉमर्शियल पर्पज के लिए। तो वो एग को स्टोर करता है किस पे, पेपर पे या क्लोथ पे स्टोर करके रखता है, और फिर वो उस फार्मर को सेल कर देता है, जो कि फार्मर इसके आगे सिल्क प्रोड्यूस करने वाला है, ठीक है। वो फार्मर इस एग को बहुत अच्छे से सुटेबल कंडीशन में रखता है, ठीक है। आगे इस एग से लार्वा निकलता है, मैंने आपको बताया था लार्वा ही आपका कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म कहलाता है। ये लार्वा को कहाँ रखा जाता है, बैम्बू ट्रे में रखा जाता है, जहाँ पे मलबेरी लीव्स के चॉप्स कई सारे पड़े रहते हैं, ये सुटेबल कंडीशन है उसके लिए, ठीक है। फिर इसको ये काफी दिन तक खाता है, पीता है, ठीक है, ईट डे एंड नाइट, और साइज में इंक्रीज होने लगता है, मतलब उसको पूरा हेल्दी बनाया जा रहा है ताकि हमें सिल्क का टेक्सचर भी अच्छा मिले, ओके। इसके बाद फिर ये धीरे धीरे, जो मैंने बताया था कि जब ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, प्यूपा के स्टेज में जाता है, ठीक है, ग्रोन अप कैटरपिलर बन जाता है, तो ये एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर सीक्रेट करता है जो कि प्रोटीन का बना होता है, जिससे कोकून फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो देन दे स्पिन कोकून सीक्रेट फाइबर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, ओके। नाउ अब ये जब पूरा का पूरा कोकून से घिर गया चारों ओर से, ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बन गया, इसके अंदर प्यूपा, उस कोकून के अंदर प्यूपा कन्वर्ट हो रहा होगा सिल्क मोथ में, ठीक। कैटरपिलर डेवलप इनटू सिल्क मोथ इनसाइड द कोकून। अब हमें यहाँ से इस कोकून को क्या करना है, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन कोकून को बॉईल करते हैं, या तो सन के अंडर में उसको गर्माहट देते हैं, या तो उसे बॉईल किया जाता है। इसके बाद से बॉईल करने में ही सिल्क फाइबर जो होता है कोकून से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं एक्चुअल में, इस प्रोसेस को हम रीलिंग प्रोसेस कहते हैं, ओके। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम कोकून इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। तो सिल्क को रील करके थ्रेड निकाला जाता है, ठीक है, तो प्रोसेस का नाम है रीलिंग। तो ये पूरा का पूरा आपका
टॉपिक कवर हो गया। तो दिस वॉज द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आगे की वीडियो में हम लोग सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, रेयॉन, एक्रिलिक, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अगर आपने बाकी के वीडियो साइंस सेक्शन में और सीटेट के बारे में नहीं देखा है तो चैनल विजिट कीजिए और ज़रूर वॉच कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।